अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमन के साथ। आज के वीलॉग में दो अहम सवाल उनकी तरफ बात करेंगे। पहला, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी क्यों ना हुई, और गिरफ्तारी हुई तो क्यों उन्हीं के घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया। उनको हिरासत में रखा जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था, ये क्यों ना किया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर लाडला कौन है, ये भी तस्करा होगा, और ये भी जरा तस्करा करेंगे जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, आखिर इसकी आफादियत कुछ है या नहीं। और इतनी उजलत में फिर तहरीक इंसाफ अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा रही है तो इसके पीछे की सोच क्या है, क्या उससे तहरीक इंसाफ को किसी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। पहली ज़रा गुफ्तगू होगी बुशरा बीबी के हवाले से। जब ये सारा मामला हुआ और जब तोशा खाना केस का ट्रायल शुरू हुआ तो उस वक्त ही बुशरा बीबी अपने घर से रवाना हो चुकी थी, और जितनी तेज़ी से उसमें सजाएं सुनाई गई, उस वक्त बुशरा बीबी को कहा गया कि आप इस वक्त ना जाएं। ये बात हमने पहले भी कही आपसे, जो उनको एडवाइस की गई कि आप ना जाएं, हम किसी तौर पे कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं, और वो वहाँ गई, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अब जब उन्होंने गिरफ्तारी दी तो ये तमाम वहाँ पे जो जेल का अमला था या जो पुलिस का अमला था, जो अदालती अमला था, उसके लिए एक शॉकिंग सूरत हाल थी। क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में होता ही है कि अगर आपको सज़ा सुना दी जाए तो आपको किसी न किसी बीमारी का एक गलबा हो जाता है और आप बीमार हो जाते हैं, और फिर या तो आप अस्पताल को सब जेल बनाने की दरख्वास्त करते हैं या फिर और कोई और बहाना तलाश करते हैं ताकि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन बुशरा बीबी ने एक नई रिवायत कायम की जिसके लिए शायद कोई भी तैयार ना था, और एक अच्छी रिवायत कायम की। जैसे उन्हें पता चला इस बात का हुआ कि उन्हें सज़ा सुना दी गई है तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी जाहिर कर दी, और उन्होंने इस बात का इसरार भी किया जो लोगों को नहीं पता कि उन्हें अडियाला जेल में ही रखा जाए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये लाडला सलूक क्यों किया गया और क्यों जमान पार्क को ही सब जेल डिक्लेयर किया गया। ये लाडला सलूक नहीं है। दरअसल बुशरा बीबी जब पहुंच गई थी तो उन्हें अदालत के अहकामात के रोशनी में गिरफ्तार होना चाहिए था, अडियाला जेल में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें वहाँ नहीं रखा गया। उन्हें फिर अपनी रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया, उसको सब जेल डिक्लेयर करा दिया गया। लेकिन क्या ये एक लाडला सलूक था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो केसेस जिस अंदाज से बनाए गए हैं ये पॉलिटिकली ज़्यादा बाइस्ड हैं या पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इसमें जो लॉज एंड रेगुलेशंस की जो तोड़ फोड़ हुई है वो बहुत वाज़ेह है। और ये भी काफ़ी हद तक यकीनी है कि जैसे ही 8 फरवरी वाला मामला हो जाएगा, इलेक्शंस मुक जाएंगे और फिर नताइज आ जाएंगे, बल्कि मैं तो नताइज के हवाले से कहता हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं बेहतर है कि मसाजिद के लाउड स्पीकर पर ऐलान करा दिया जाए आज ही, तो कौम का कुछ पैसा बच जाएगा और ये पैसा गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, तो शायद आने वाली हुकूमत को कुछ दुआएं मिल जाएंगी, और उन दुआओं के नतीजे में ये हुकूमत है वो शायद कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके। क्योंकि इस वक्त आने वाली हुकूमत के लिए दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये दुआएं इस पैसे को बचा के ली जा सकती थी जो मेरे ख्याल से मौका गवा दिया। बहरहाल ये जो मामला हुआ अडियाला जेल वाला, ये यकीनी तौर पर इस पर जेल हुकाम तैयार नहीं थे, और अब खान साहब की जो रिहाइश गाह है उसमें जगह जगह कैमरे नस्ब किए जाएंगे, उसमें वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, तो कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उस रिहाइश गाह को वो जेल डिक्लेयर कर दे। और जब एक शख्स खुद कह रहा है कि उसे जेल में भेजा जाए और उसे अडियाला जेल भेजा जाए या व्हाट्सएवर जेल भेजा जाए, तो फिर ये केस बनता नहीं है। तो फिर यहाँ पे पुलिस की नाकामी और नाअहली है कि वो इस तरह का एक काम कर रही हैं, और अगर वो कर रही है तो उसके पीछे उनके पास कोई वजह होगी। बहरहाल ये बात क्लियर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म का ये मुतालबा नहीं किया गया, ना ही बुशरा बीबी की तरफ से मुतालबा किया गया। और ये बात भी बताई गई कि जो तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं इस बात पे जो परेशान थे, जब उन्होंने बुशरा बीबी की बॉडी लैंग्वेज देखी तो वो परेशानी भी काफ़ी हद तक कम हो गई, और वो भी अपेरेंटली अब इलेक्शन कैंपेन की तरफ मरकूज हो गए। उसके साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और पैगाम दिया गया, और खान साहब की जानिब से पैगाम आया कि 3 दिन 5, 6 और 7 ये 3 तारीखें तहरीक इंसाफ को एग्रेसिव कैंपेनिंग करनी है, जिसमें सोशल मीडिया का अगेन भरपूर इस्तेमाल होगा, लेकिन साइलेंट डोर टू डोर आपने कैंपेन करनी है। और ये साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग होने वाली है बात, क्योंकि ये सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो उस तरीके से नहीं निकल पा रहे, और उनके पास अभी तो ये आलम है कि इलेक्शन डे के लिए अमला ही मौजूद नहीं है बहुत सी जगहों पे, कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स मिल जाते हैं और वहाँ पे
एक अमला मौजूद होता जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये जो 3 दिन की साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन का जो तहरीक इंसाफ का प्लान है, ये अब सामने आ रहा है और इस 3 दिन में तहरीक इंसाफ हत्तुल इम्कानी कोशिश करेगी कि मैक्सिमम रीच आउट करे और सिर्फ इस बात को यकीन बनाए कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनका निशान क्या है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को एज ऑफ नाउ मार्केटिंग या मंशूर बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो तहरीक इंसाफ के लिए परेशान होना है कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं जिसको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया या सपोर्ट किया, उनका इंतखाबी निशान क्या है। ये एक बड़ा अमल होने जा रहा है और इसमें तहरीक इंसाफ कुछ हद तक भी कामयाब हो गई तो अपनी रेलेवेंस बनाने में कामयाब हो जाएगी और ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए एक मेजर पॉइंट होगा। दूसरी जानिब जो सर्वेज आ रहे हैं, खासतौर पर पंजाब के मैं बता दूँ, पंजाब में जो सर्वेज आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, नून लीग के एतबार से अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जो अभी तक नताइज आ रहे हैं, जो हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त नून लीग को सपोर्ट हासिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नून लीग इस तरह की सूरत हाल के बावजूद 2/3 मेजॉरिटी ले सकती है। और इसमें अगर पंजाब में कुछ सीट्स में आगे पीछे हुआ और 8 फरवरी को लोग निकल पड़े तो फिर सूरत हाल यकीनी तौर पर नून लीग के तो हाथों से बाहर निकल जाएगी। नून लीग जो ख्वाब देख रही है वो ख्वाब नहीं पूरा होगा और वो ख्वाब हम जानते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी का है। और मियाँ साहब की जो तबीयत है, जो फितरत है, वो चाहते भी यही है कि 2/3 मेजॉरिटी हो ताकि वो इलेक्शंस में आगे आ सकें और बतौर वज़ीर आज़म काम कर सकें। क्योंकि बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं चाहते जो आने वाले दिन में बनने जा रही है और ये बैसाखियों की हुकूमत ही होगी। इसको गालिबन शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे एक बार फिर से, जिसमें MQM भी होगी, JUI भी होगी, जिसमें IPP भी होगी, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी होगी, दीगर कुछ जमातें भी होंगी। हो सकता है पीपल्स पार्टी का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें सपोर्ट हासिल हो। इनडायरेक्ट होना ही है, डायरेक्ट सपोर्ट है या नहीं वो यकीनी तौर पर सीट्स की तादाद को देख के तयन किया जाएगा। दूसरा एक और मामला ये है कि जो 3 दिन का ये प्लान है तहरीक इंसाफ का, इसके साथ तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शंस की तैयारी कर ली है। हमने कल के वीडियो में बताया था कि तहरीक इंसाफ अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने जा रही है और 5 तारीख को जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 6 तारीख को इसके नतीजे शाया कर दिए जाएंगे। यानी कि 6 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन को ये तमाम सूरत हाल के हवाले से आगे तक आगाह कर दिया जाएगा। एफिडेविट तमाम तर वो रिजर्व सीट्स के हवाले से जो मालूमात हैं वो बता दी जाएंगी, कैंडिडेट्स बता दिए जाएंगे कि रिजर्व सीट्स के कौन से कैंडिडेट्स हो सकते हैं, ये सारी डिटेल बता दी जाएगी। और तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक काम करना होगा कि 3 दिनों के अंदर, जो वैसे तो आज़ाद कैंडिडेट किसी वक्त भी पार्टी के अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन अगर रिजर्व सीट्स आपने क्लेम करनी है तो 3 दिन के अंदर उस कैंडिडेट को पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि नज़र आ रहा है कि 6 तारीख को इलेक्शंस मुकम्मल हो जाएंगे, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिफाई कर दिया जाएगा तो तहरीक इंसाफ का जो बैट का सिंबल है वो रिस्टोर हो जाएगा। वहाँ पे जैसे ये सिंबल रिस्टोर होगा, तहरीक इंसाफ के पास एक अपॉर्चुनिटी होने जा रही है कि जो आज़ाद हैसियत में अब जो इनके लोग खड़े हैं, जो उनके फॉर्म से PTI लिखा हुआ है, वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो PTI के नामजद कैंडिडेट्स नहीं है बट आज़ाद हैसियत में खड़े हैं, अगर वो जीत के पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये 3 दिन के अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है तो तहरीक इंसाफ, जिसको रिजर्व सीट की दौड़ में दूर रखा जा रहा था, वो रिजर्व सीट्स क्लेम कर सकेगी। और अगर ये सीट्स ना दी गई तो फिर हम देखेंगे एक लंबी बहस होगी, अदालतों में इसकी जरा होगी, अदालतों में मामला जाएगा। लेकिन जो आइन इस हवाले से है वो यही है कि 3 दिन में जैसे ही कोई आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के इलेक्शन के 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करता है, वहाँ पे उसका रिजर्व सीट का कोटा डिज़ाइन हो जाता है और उसकी क्लियर एक कम्युनिकेशन पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दी जाती है अलॉन्ग विद नेम्स एंड एफिडेविट। और अगर वो दे दिए जाते हैं तो फिर इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी कि तहरीक इंसाफ वहाँ पे पार्टिसिपेट करे। एक और इंटरेस्टिंग मामला है जो लोग नहीं देख रहे। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो कभी इम्कानात हैं, जिसके ऊपर बात भी हो रही थी कि हो सकता है कि पंजाब और बलूचिस्तान में इलेक्शन ना हो। इस बात को सोचा जरूर गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मौखर इसलिए कर दिया क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ कल को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देगी तो तहरीक इंसाफ फिर इन इंतखाबात में बल्ले के निशान के इंतखाबात लड़ेगी और यही तहरीक इंसाफ को उसको रोकना था। बट जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर 5-7 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी होंगी जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए होंगे, किसी न किसी वजूहत की वजह से नहीं हो सके होंगे, फिर कुछ सीटें खाली होंगी, उनके ऊपर बात होगी।
फिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो डबल, अगर कोई किसी 2 नशिस्तों पे जीत जाता है, वैसे तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से ऐसे मामला मुझे हम देखते हैं कि 5, 7, 8 सीटों के ऊपर इलेक्शंस वापस से दोहराए जाते हैं मुल्क भर में। उसमें तहरीक इंसाफ जब कंटेस्ट करेगी तो बल्ले के निशान पे करेगी। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो सोच है और पीटीआई का जो प्लान सी है कि 3 दिन की एग्रेसिव कैंपेन, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, यकीनी तौर पर ये 8